तो मुझे एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी याद आता है। अभी सर हमारे बीच हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी तो नहीं है, बट उनकी कही गई बात अभी भी मेरे दिमाग में है जो उन्होंने 2014 की बजट स्पीच में कही थी। Tax administration. The sovereign right of the government to undertake retrospective legislation is unquestionable. However, this power has to be exercised with extreme caution and judiciousness, keeping in mind the impact of each such measure on the economy and the overall investment climate. This government will not ordinarily bring any change retrospectively which creates a fresh liability. सेटल्ड मुद्दों को दोबारा जिंदा कर देना, गड़े मुद्दे उखाड़ लेना, ये दोबारा झगड़ों को जन्म देगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए मुकुल लांबा और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज ज्ञान पर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कर वार्ता, जहां हम टैक्स लॉ से सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को गहराई से समझते हैं। यूनियन बजट 2026 में इंट्रोड्यूस सेक्शन 147A को रीअसेसमेंट लिटिगेशन में एक लैंडमार्क अमेंडमेंट माना जा रहा है। यह अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है और इसका इंपैक्ट हजारों टैक्स पेयर्स और ऑनगोइंग लिटिगेशन पर पड़ सकता है। इस महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के लीगल, प्रैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा सर, जो रीअसेसमेंट लिटिगेशन और स्ट्रेटेजिक टैक्स एडवाइजरी में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखते हैं। तो सर, कर वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सर, जैसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि डिस्कशन की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन से, ताकि व्यूअर्स पूरा कंटेक्स्ट समझ पाए। सर, बजट 2026 में इंट्रोड्यूस सेक्शन 147A को रीअसेसमेंट लिटिगेशन में गेम चेंजर कहा जा रहा है। सर, यह अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह किस लीगल कंट्रोवर्सी को एड्रेस करता है? बहुत अच्छा सवाल है मुकुल। देखिए, रीअसेसमेंट हमेशा है लिटिगेशन ऑफ इनकम टैक्स पे एक हॉट मुद्दा रहा है। सालों से बहुत सारे जो लिटिगेशन हो रहे हैं वो 147, 148 के अराउंड ही घूमते हैं। अब 2021 में सरकार ने सेक्शन 151A कैपिटल ए के जरिए फेसलेस असेसमेंट के लिए स्कीम को नोटिफाई किया था। उसी से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, क्योंकि 151 कैपिटल ए में जो स्कीम नोटिफाई की गई थी वो बड़े क्लियरली मैंडेट करती थी कि अब फेसलेस इन्वायरमेंट में सभी असेसमेंट इंक्लूडेड 147, 148 जो रीअसेसमेंट और रिकम्पुटेशन होती है वो फाओ द्वारा ही कंडक्ट हो जाएंगी। उसके बावजूद बहुत सारे नोटिस, क्या सभी नोटिस आयकर विभाग ने जाओ द्वारा दिए, यानी ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने किए, चाहे वो 148 का नोटिस था या 148A की इंक्वायरी थी। यहां से इस लिटिगेशन का जन्म हुआ। तो जाओ वर्सेस फाओ की वार, ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर वर्सेस फेसलेस असेसिंग ऑफिसर की ये वार। अब उसके बाद जब ये असेसमेंट नोटिस जाओ ने इशू किए तो डिपार्टमेंट के खिलाफ करदाता विभिन्न फॉर्म्स पे गया, ITAT में गया, हाई कोर्ट्स में रिट डाली गई कि ये जो असेसमेंट्स हो रही हैं जाओ के द्वारा ये अवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और मोस्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स ने, एक बड़ी फेमस जजमेंट है बॉम्बे हेक्सावेयर की, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी असेसमेंट होंगी इसमें तो फेसलेस मैनर में ही होंगी, क्योंकि 150A नोटिफाइड हो चुकी है अब हर तरह की असेसमेंट में। सिर्फ एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन था जो ये कहता था कि कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन है, चाहे जाओ नोटिस इशू कर दे चाहे फाओ नोटिस इशू कर दे, उसके अलावा सभी देश के हाई कोर्ट करदाता के फेवर में थे, जिसकी वजह से कई हजारों करोड़ रुपए की आयकर विभाग द्वारा जनरेटेड डिमांड्स को टोटली नल एंड वाइड करार दिया गया था, क्वैश कर दिया गया था। उस क्वैश को अब रोकने का एक ही तरीका था, क्योंकि डिपार्टमेंट की स्पेशल लीव पिटीशन बॉम्बे हेक्सावेयर केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, जिसपे निर्णय आना बाकी है। उससे पहले ही डिपार्टमेंट ने यू टर्न ले लिया
और यू टर्न क्या लिया, उन्होंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके। प्लीज नोट कीजिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 से, और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 and 148A always deemed to have been included जाओ, यानी जाओ के जो नोटिस क्वैश किए गए थे उसे दोबारा जिंदा कर दिया गया 1 अप्रैल 21 से। यह है 147 की अमेंडमेंट, ताकि जो हजारों करोड़ रुपए की डिमांडमेंट थी जो एसएससी के फेवर में डिसाइड हो चुकी थी, डिपार्टमेंट उसे अपने फेवर में फोल्ड करना चाहता था। रेवेन्यू माइंडेड होकर ये आप कहते हैं रेवेन्यू माइंडेड होकर वित्त मंत्री साहिबा ने ये प्रपोजल दिया रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का। सर, आपने जुरिस्डिक्शन कंट्रोवर्सी और फेसलेस रीअसेसमेंट फ्रेमवर्क के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, लेकिन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो टैक्सपेयर्स के माइंड में है वो है सर, जिन रीअसेसमेंट नोटिस को हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के कारण क्वैश कर दिया था, क्या सेक्शन 147A के कारण वो प्रोसीडिंग अब लीगली रिवाइव हो सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। स्कीम कब से नोटिफाई की गई थी? 150A कैपिटल A 1 अप्रैल 2021। और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जाओ वैलिड ऑफिसर कब से हो गया 148 और 148 के लिए? 1 अप्रैल 21 से। यानी मीनिंग देयर बाय जितने भी नोटिस जाओ ने इशू किए थे, जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने इशू किए थे 148 और 148A में, जिन्हें डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने और ITAT ने क्रैश कर दिया था, वो दोबारा जिंदा हो गए। तो मैं ये कहता हूं रीबर्थ ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, रीबर्थ ऑफ न्यू लिटिगेशन। ये जो लिटिगेशन आयकर में खत्म करने की बात हो रही है, एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है कि हम नहीं चाहते, हम करदाता में विश्वास रख रहे हैं, आपका विश्वास हमारा कर्तव्य है। एक तरफ तो वित्त मंत्री साहब ये कह रही हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इसको दोबारा बैक डेट से अमेंड कर देना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देना, एक नई तरह की लिटिगेशन को जन्म देगा। अगर मैं कहता हूं सरकार को यह करना भी था, बहुत अच्छा था, कहीं पे तो रोक रखनी चाहिए थी, तो आज से कर लेते। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 25 से नए वाला आ रहा है, जिसे आयकर अधिनियम 2025 कहा जा रहा है, उसने भी जन्म लेना है। जन्म लेने से पहले ही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट जो सरलीकरण था वो सरलीकरण फिर खत्म, नई बैटल फिर शुरू। तो ऐसे ही नई कर व्यवस्था का क्या फायदा? तो वित्त मंत्री साहिबा है भी ये बजट अप्रूव होना है। मेरी गुजारिश, हैंड फोल्डेड गुजारिश, इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव ना कर प्रोस्पेक्टिव किया जाए। सर, उम्मीद करेंगे आपकी ये गुजारिश FM साहिबा तक पहुंचे। सर, यह पॉइंट रीअसेसमेंट लिटिगेशन के एंटायर लीगल फ्रेमवर्क को फंडामेंटली इंपैक्ट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की कंसेप्ट को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर, सेक्शन 147A को जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है, सर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है और लेजिस्लेचर इस पावर को उपयोग क्यों करता है? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, पहले मैं साधारण भाषा में आम जन को समझाना चाहूंगा। कोई भी बैक डेटेड अमेंडमेंट, आज हम 26 में, मैं कह दूं 2009 से लॉ चेंज हो गया, 2010 से लॉ चेंज हो गया, या 2021 से जैसे सरकार ने सिचुएशन में किया, लॉ चेंज हो गया, तो बैक डेटेड अमेंडमेंट सरकार कर देती है। सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सरकार को कि वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर सकती हैं। लेकिन किस लिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की जाती है? वो हर सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इट इज फॉर ब्रिंगिंग द टैक्स सर्टेनिटी। किसी इशू पे बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े को खत्म करने के लिए, ना कि ऐसा कि डूबे हुए रेवेन्यू को दोबारा जनरेट करने के लिए। एटलीस्ट अगर सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की है तो CBDT एक क्लैरिफिकेशन के साथ आए कि वो पुराने कोई केस इस इशू पर जो हाई कोर्ट्स ने सेटल्ड कर दिए हैं, जहां पे रिट पिटिशन फाइल हुई थी, वहां पर हबी जनता को ये दे दे एक रियायत कि वो हबी जजमेंट्स वैलिड रहेंगी, उनको दोबारा टच नहीं करेंगे, उनको दोबारा रीओपन नहीं करेंगे। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वित्त मंत्री को अपने ब्रीफ केस में कुछ रेवेन्यू डालना है। देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें
कर इकट्ठा करना है, भारत को विकसित भारत भी तो बनाना है। तो वहां के लिए ये जो हजारों करोड़ रुपया सरकार का खत्म हो गया था, उसे दोबारा जिंदा करने का प्रयास है, दोबारा कलेक्ट करने का प्रयास है। तो सरकार, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सरकार के पास है, अधिकार है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ला सकती है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, और वे विशेष उद्देश्य कभी भी कर का कलेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ कर कलेक्शन के लिए दोबारा कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को, हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी प्रणाली, जो प्रणाली है, जो हमारे ऑनरेबल जजमेंट से जजमेंट दिए हैं, उनका अपमान है, उनका अपमान है। लोग जज कोर्ट्स में किस लिए जाते हैं? लोग कोर्ट्स में इसलिए जाते हैं कि न्याय मिले, और जो न्याय उन्हें मिल गया उसे दोबारा छीन लेना मेरे को नहीं लगता कि एक सरलीकरण की तरफ जा रही है, एक नव भारत निर्माण की तरफ जा रहे हैं। सर, आपने बात की फाइनेंस मिनिस्टर की, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी याद आता है। अभी सर हमारे बीच हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी तो नहीं है, बट उनकी कही गई बात अभी भी मेरे दिमाग में है, जो उन्होंने 2014 की बजट स्पीच में कही थी। सर, उन्होंने एश्योरेंस किया था कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से टैक्स पेयर पर फ्रेश टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। पर सर, इस बैकग्राउंड में बजट 2026 का अमेंडमेंट एक ब्रॉडर पॉलिसी डिबेट क्रिएट करता है विद इन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ओनली। तो सर, क्या ये सेक्शन 147A को इंडिया की टैक्स फिलोसफी में शिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है? बहुत पुराना मुद्दा उठा दिया मुकुल, यादें ताजा करा दी। जब मोदी पार्ट 1 आया था, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तो 2012 की एक बड़ी फेमस जजमेंट थी वोडाफोन के केस में, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी गई थी, जिसकी वजह से भारत से करोड़ों रुपए का निवेश बाहर चला गया था। 2 कारणों से, कि देश में कोई टैक्स सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ की सरकारें तो ऐसी हैं कि वो आती हैं और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देती हैं, तो कोई भी निवेशक भारत में पैसा नहीं लगाना चाहता था। उस समय ऐसी हालत थी देश की। तो हमारे वित्त मंत्री साहब ने उस समय कहा था कि देश की कर प्रणाली में स्थिरता आए, लोगों को पता चले कि देश का कानून क्या है, और हमारे इन्वेस्टर का, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर का, हमारी इकोनॉमी में फेथ बना रहे, और हम ऐसी कर प्रणाली का जन्म करें, ऐसे कर व्यवस्था का जन्म करें जहां पर झगड़े होने की बजाय झगड़े समाप्त हों। ये 3 उद्देश्य के साथ हमारे वित्त मंत्री साहब ने उस समय कहा था कि हम अब भारत की कर प्रणाली में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को टोटली खत्म करेंगे। 14-15 की बजट स्पीच में आपको दिखाऊंगा अभी आपको क्लिप में कि क्या कहा था वित्त मंत्री जी ने। Tax administration. The sovereign right of the government to undertake retrospective legislation is unquestionable. However, this power has to be exercised with extreme caution and judiciousness, keeping in mind the impact of each such measure on the economy and the overall investment climate. This government will not ordinarily bring any change retrospectively which creates a fresh liability. फिर उसके बाद जब 16-17 में दोबारा बात आई, तब सरकार ने इस बात को रीअफर्म किया कि भारतीय इतिहास में अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं होंगी। 2018 में फिर उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर से कहा कि भारत अब एक ऐसी इकोनॉमी है जहां रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं होती। तो जेटली साहब के वादे, मोदी साहब के ये वादे, क्या उस समय का जो शिफ्ट था कि हमें स्थिरता लानी है, हमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लाना है, हमें झगड़े समाप्त करने हैं, अब ये यू टर्न नहीं है, अब ये यू टर्न नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो सेटल्ड मुद्दों को दोबारा जिंदा कर देना, गड़े मुद्दे उखाड़ लेना, ये दोबारा झगड़ों को जन्म देगा, दोबारा कर प्रणाली को बकार के मुद्दों पर केंद्रित करेगा। हमें देश के विकास के लिए ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित करनी है जो विकसित भारत की बात करे, जहां न्याय मिलने में देर नहीं लगती। पर हम चल किस तरह रहे हैं, हम ऐसी न्याय व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं जहां पर तो सेटल्ड हुए मुद्दे, जहां पर लोगों को न्याय मिल चुका था, वो वाले मुद्दे दोबारा ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो किस तरह के भारत निर्माण की बातें हो रही हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वित्त मंत्री साहब है फिर गुजारिश कि ये सारे झगड़े देश हित में, राष्ट्र निर्माण में,
भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मेरा हाथ जोड़कर वंदन निवेदन है आपसे कि आप इसे रेट्रोस्पेक्टिव ना कर प्रोस्पेक्टिव करें। तो सर बात हमने कर ली पॉलिसी पर्सपेक्टिव की, तो साथ साथ इसके बात करने की जरूरत है व्यूअर्स के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझने के रिगार्डिंग। तो सर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझना हमें बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और सर जिस टैक्स पेयर्स के रीअसेसमेंट नोटिस क्वैश हो चुके थे उनका अब क्या होगा और उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। जब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है तो 2021 से जाओ द्वारा जितने भी दिए गए नोटिस थे वो वैलिड नोटिस हैं। जिनके क्वैश हो चुके थे वो दोबारा जिंदा हो गए। लेकिन ये 3 भागों में बांटूंगा। सरकार अभी देखते हैं कि सरकार अपनी सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शंस क्या देती है अपने ऑफिसर को, सरकार का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या रहता है, क्योंकि अभी बजट में प्रपोजल है क्या पास होता है। लेकिन मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। एक लोग, वो लोग जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी और हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दे दिए। दूसरे वो लोग जिनकी हाई कोर्ट्स, आईटीएटी या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रिट पेंडिंग है, अभी डिसीजन नहीं आया। तीसरे वो लोग जिनके फेवर में डिसीजन आ चुका था, क्वैश हो चुकी थी, लेकिन जो लिमिटेशन लॉ है हमारा, लॉ ऑफ लिमिटेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें ये हमारी रीअसेसमेंट ओपनिंग का 3 साल, 6 साल और 10 साल का पीरियड है, वो भी खत्म हो चुका है। क्या वो भी जिंदा हो जाएंगे? तो मैंने 3 भागों में बांटा। एक वो लोग जो न्याय ले चुके थे, एक वो लोग जो न्याय लेने के कगार में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन निर्णय अभी नहीं आया। तीसरे वो लोग जो न्याय के लिए गए ही नहीं थे। चौथे वो लोग जिनका समय पीरियड ही खत्म हो चुका है। तो अब इस अधिकार का प्रयोग किस सेंस में, इस चेंज को, इस प्रणाली चेंज को हमारी कर अधिकारी सीबीडीटी, जिसका काम है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन करना, डायरेक्ट टैक्सेस को इंप्लीमेंट करना हिंदुस्तान में, वो किस तरह से लेता है। क्योंकि अभी 1 फरवरी को बजट आया, 2 फरवरी को उन्होंने एक इंटरनल सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने लीगल स्टैंडिंग काउंसिल्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि जितनी भी एसएलपी पेंडिंग्स है मैटर पे, क्योंकि अभी 1000 से ज्यादा एसएलपी पेंडिंग्स हैं, कि वहां पर डेट ले लें। क्योंकि अब सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए उसमें इस अमेंडमेंट का हवाला देकर फेवर में डिसीजन लिया जाए कि 2021 से ये कानून था। क्योंकि जब ये कानून बन जाएगा तो 2021 से कानून बन जाएगा, इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की। तो जो न्याय व्यवस्था में खड़े हैं लोग, लाइन में लगे हुए हैं, हाजिरी लगाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, जिन्हें ये लग रहा था कि फेवर में डिसीजन आ जाएगा, अब उनको तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैं 100% यकीन रखता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अब निर्णय आएगा वो सरकार के फेवर में आएगा, ना कि करदाता के फेवर में आएगा। हालांकि एक नया सेट, एक नई लिस्ट ऑफ रिट्स फाइल होनी शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो ये कह रही है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाई गई है, जाओ फाओ की परिभाषा को बदल दिया गया है, असेसिंग एसोसिएट की डेफिनेशन को बदल दिया गया है, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो एक नया लीगल बैटल है, एक नई लड़ाई है। लेकिन एक बार फिर डिपार्टमेंट ने दोबारा अपने पैड बांध लिए हैं, अपना बैट उठा लिया है और एक नई इनिंग ऑफ लिटिगेशन खेलने के लिए तैयार है। फॉलो ऑन के बाद दोबारा उन्हें बैटिंग करने का दोबारा मौका मिल रहा है और वो फॉलो ऑन बचा जाएंगे और मैच भी जीत जाएंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट हूं। सर बात आपने डिपार्टमेंट की तो कर दी, बट सर अब क्वेश्चन यही आता है कि ये डेवलपमेंट टैक्स पेयर्स के लिए एक नेचुरली कंसर्निंग इशू है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यूअर्स को समझना जरूरी है कि उनका लीगल राइट क्या है और उनके पास अब लीगल रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल हैं। तो क्या सर सेक्शन 147A के बाद टैक्स पेयर के पास अभी भी रीअसेसमेंट चैलेंज करने के लिए कोई लीगल ग्राउंड अवेलेबल है? जी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल, मैंने डिपार्टमेंट की तो बात कर दी, करदाता की झोली में क्या, करदाता के पास क्या है। सर देखिए, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, लिटिगेशन दोबारा जन्म ले चुका है। करदाता पहले नोटिस को चैलेंज कर रहा था ऑन द ग्राउंड ऑफ जाओ फाओ, और ग्राउंड्स भी होते हैं, मैकेनिकल अप्रूवल, हायर अथॉरिटी है अप्रूवल ना लेना, लिमिटेशन पीरियड को फॉलो ना करना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे काम करना, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ना देना, सैकड़ों ऐसे रीजन हैं जिनके बेस पे 148
चैलेंज किया जा सकता है। वो कमियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेरी बार बार गुजारिश यही, क्या हम सिर्फ लड़ाई करने के लिए बने हैं? हालांकि मैं पेशे है वकील हूं, मैं पेशे है चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सरकार की इस अमेंडमेंट से मेरा रेवेन्यू बढ़ने वाला है, मेरा काम बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं वित्त मंत्री साहब से विरोध करता हूं कि करदाता हमारे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अगर करदाता से हम ऐसा करेंगे तो हमारा न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। अगर हम 147 को पढ़ते हैं सर, बड़े क्लियरली वहां पे उन्होंने क्या लिखा, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऑर्डर और डिक्री। व्हाट इज दिस? यानी डिपार्टमेंट बड़ा क्लियरली और बड़ा स्ट्रांगली और बड़ा कन्विंसिंगली ये कह रहा है कि जो किसी जजमेंट में कहा गया था, जो किसी आईटीटी ने कहा था, जो किसी ऑर्डर में कहा गया था, जो किसी डिक्री में कहा गया था, हम उसको खत्म करते हैं। तो ये हम न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास ला रहे हैं या विश्वास उठा रहे हैं? मैंने तो अपने जीवन काल में 30 साल हो गए काम करते हुए पहली बार ऐसी अमेंडमेंट देखी है जो ये कहती है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? व्हाट इज द रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट? गेटिंग माई पॉइंट? तो इस ये मुद्दा हमारे करदाता के पास हमेशा ही रहेगा कि ये जो अमेंडमेंट की गई है ये करदाता के हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। और जब कोई ऐसी व्यवस्था लाने की सरकार कोशिश करती है तो हमें जागरूक करदाता की तरह, जागरूक नागरिक की तरह, जागरूक अधिवक्ता की तरह, जागरूक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह अपनी आवाज को सरकार के हाथ हम्बली पहुंचाना, हाथ जोड़ के पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं अपनी आवाज इस चैनल के जरिए से वित्त मंत्री साहिबा तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि इसको प्रोस्पेक्टिव कर दीजिए, रेट्रोस्पेक्टिव ना कीजिए। इनकम टैक्स पे झगड़े पहले ही हजारों हैं, उसे लाखों ना कीजिए। जी सर आपने लीगल, प्रैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सभी एस्पेक्ट्स को काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो सर थोड़ा हम कंक्लूडिंग इसको रिमार्क की तरफ ले जाते हैं। तो सर एक फाइनल इंसाइट और इस पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका जानना चाहूंगा कि सर अब डिपार्टमेंट के लिए क्या है, इसमें टैक्स पेयर के लिए क्या है, और इसको आप समराइज्ड फॉर्म में एक अपना क्विक रिमार्क दीजिए। क्विक रिमार्क यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सरकार का लाना अधिकार है, पावर है सरकार के पास रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने के लिए। और ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आती रही है, पहले भी आती रही है, लेकिन वो अमेंडमेंट्स जो आनी चाहिए वो कर सर्टेनिटी के लिए आनी चाहिए, टैक्स सर्टेनिटी के लिए आनी चाहिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए आने चाहिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए आनी चाहिए। याद कीजिए जेटली साहब की वो स्पीच 2014 की, 3 मुद्दे उठाए थे उन्होंने जो मैंने अभी आपको बताए। तो उन 3 मुद्दों के लिए अगर सरकार कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आती है तो ऐसी अमेंडमेंट का स्वागत संपूर्ण देश को, संपूर्ण करदाता वर्ग को, संपूर्ण अधिवक्ता वर्ग को करना चाहिए। तो सरकार से गुजारिश, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करने से कोई नहीं रोक रहा आपको, कीजिए, लेकिन ऐसी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कीजिए जो झगड़ा बढ़ाने की बजाय झगड़ा निपटाए, जिससे करदाता का विश्वास कर विभाग में बने। और सरकार जो कहती है कि आपका विश्वास हमारा कर्तव्य, जो पिलर भी बताया गया, तो आप अपने कर्तव्य पथ में एक कर्तव्य और जोड़ दें कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो करेंगे, लेकिन अमेंडमेंट करने से पहले ये सोचेंगे कि यह विकसित भारत के निर्माण में सहायक होगी या बाधक होगी। यही वित्त मंत्री साहिबा से निवेदन। सर और कंक्लूजन में यही कहूंगा कि सरकार जो टैक्स पेयर चार्टर लाया था, ये अमेंडमेंट उसके भी खिलाफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकुल। सेक्शन 119 में टैक्स पेयर चार्टर है। टैक्स पेयर चार्टर हमारे टैक्स पेयर के राइट्स की बात करता है, उनके साथ न्याय की बात करता है, उनके साथ विश्वास की बात करता है, ना कि विश्वासघात की बात करता है। तो विश्वासघात से दोबारा विश्वास की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सर आपने इस कॉम्प्लेक्स अमेंडमेंट को अत्यंत इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल मैनर में एक्सप्लेन किया। मुझे विश्वास है कि हमारी ये डिस्कशन से टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स सभी को अत्यंत लाभ मिलेगा और ये हमारी डिस्कशन उनके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो कर वार्ता में आप सभी का यूजफुल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सर फॉर एड्रेसिंग द ऑडियंस आउट देयर।
आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने चैनल में आमंत्रित किया और मेरे को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, जनता तक पहुंचाने का और हर नागरिक तक पहुंचाने का मौका दिया। आपका दिल की गहराइयों से आभार। धन्यवाद सर। तो आप सब देख रहे हैं कर वार्ता। यहाँ हमारा उद्देश्य यही है कि टैक्स लॉ को क्लैरिटी, डेप्थ और प्रैक्टिकल इंसाइट्स तक पहुंचाना और आपके साथ साझा करना। तो धन्यवाद एक बार आप सबका फिर से। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल्स बिज ज्ञान और टैक्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।